ओके देखिए, लास्ट क्लास में जो है हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है ना। और उसमें हम आपको डिवाइड किए थे मैकेनिकल इंजीनियरिंग को डिफरेंट पार्ट में, है ना, जिसमें थर्मोडायनेमिक्स, पावर प्लांट, है ना, आपको आईसी इंजन और आरएससी, ये 4 पार्ट में हम बताए थे कि 4 सब्जेक्ट्स जो है इसमें टॉपिक लिया गया है चारों सब्जेक्ट से। उसके बाद हम बताए थे कि थर्मोडायनेमिक का जो पार्ट है सबसे ज़्यादा वेटेज होता है और इसीलिए हम थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट किए थे। जो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट हम बताए थे कि लगभग आपका जो है वो ऑलमोस्ट सारा टॉपिक्स को कवर करेगा वो, है ना, क्लियर। तो थर्मोडायनेमिक्स में जो बेसिक पार्ट था वो हम आपको डिस्कस कर दिए थे। जैसे आपको थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, बाउंड्री क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, ये सारा चीज़ हम आपको डिस्कस कर दिए थे। इसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज, टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, ये सारी बेसिक चीज़ें जो था वो हम आपको लास्ट क्लास तक डिस्कस कर दिए थे, ठीक है ना। उसी में कुछ और भी टॉपिक्स हम लोग को जानना है ना, जिसमें आपको एक टॉपिक है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, क्लियर है ना, कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब हम क्या समझते हैं, है ना। देखिए थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का बेसिक मतलब पहले आपको पता होना चाहिए। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि इक्वलिटी, जब वहाँ पे जो भी हो, अगर हम बात कर रहे हैं कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि कोई बॉडी है, उस पे लगने वाला प्रेशर और फोर्सेस, अगर वो उस बॉडी पे नेट प्रेशर और फोर्सेस जो है वो अगर आपका जीरो हो जाता है, नेट प्रेशर और फोर्स जीरो होने का मतलब क्या है कि जो है दोनों डायरेक्शन में लगने वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका सेम हो जाएगा, क्लियर है ना। तो उस केस में हम उसको बोलते हैं कि मेरा जो बॉडी है, मेरा जो सिस्टम है, उसकी स्टेट में है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है, क्लियर ना। तो कहने का मतलब है, सिंपल आपको समझना है कि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है आपको इक्वलिटी, मतलब इक्वल हो जाना, है ना। अब क्या इक्वल हो जाना, टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा कि केमिकल पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा कि आपका प्रेशर और फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा। ये सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग अलग अलग उसको नेमिंग किया जाता है। अगर आपका केमिकल पोटेंशियल इक्वल हो रहा है मतलब आपका कैसा है, केमिकल इक्विलिब्रियम में है। अगर आपका टेम्परेचर इक्वल हो जा रहा है तो आपका कैसा है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अगर आपका सिस्टम का फोर्सेस और प्रेशर्स अगर इक्वल हो गया, नेट फोर्स नेट प्रेशर जीरो हो गया, तो हम बोलेंगे कि किस इक्विलिब्रियम में है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, क्लियर ना। तो कहने का मतलब है कि आप बेसिक समझ सकते हैं कि इक्विलिब्रियम का मतलब हम समझेंगे कि इक्वलिटी, ठीक है ना। चलिए आइए देखिए, इसको हम डिफाइन करते हैं कि किसी भी सिस्टम को हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में कब बोलेंगे, है ना। तो इसका एक बेसिक सा डिफिनेशन होता है ना, जो हम आपको रिप्रेजेंट कर चुके हैं कि सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। उसको हम थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में हम तभी बोलेंगे जब इफ इट इज इन, क्या होगा, पहला 3 तरह का हम आपको बात करेंगे। अगर तीनों इक्विलिब्रियम एक साथ हैपेंस हो रहा है तब हम बोलेंगे कि मेरा जो सिस्टम है वो किस में है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। तो वो कौन सा 3 इक्विलिब्रियम होना चाहिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम का। और थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, हम पहले ही बता चुके हैं कि इक्विलिब्रियम का मतलब इक्वलिटी, है ना। तो अगर इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर हो, मतलब टेम्परेचर क्या हो, इक्वल हो। अगर हम बात करें थर्मोडायनेमिक्स के लैंग्वेज में, तो अगर सिस्टम है और सिस्टम के बाहर एनीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम, मेरा क्या कहलाता है, सराउंडिंग। तो अगर सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर इक्वल हो जाए, किसका, सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर इक्वल हो जाए, तब हम बोलेंगे कि मेरा जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है वो किस इक्विलिब्रियम में है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। बात समझ में आ रही है। सिमिलरली, इसलिए हम आपको डिटेल्स भी में एक्सप्लेन भी कर दिए हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर। सिमिलरली आपको मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में कब कहलाएगा, सिस्टम, आपका सिस्टम जो है वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में कब कहलाएगा, जब इक्वलिटी ऑफ फोर्सेस और प्रेशर्स हो। मतलब क्या कि उस सिस्टम का प्रेशर और फोर्सेस
मतलब कैसे प्रेशर और फोर्सेस कैसे आप बात करेंगे? तो मान लिया कोई सिस्टम है, तो सिस्टम पे लगने वाला प्रेशर और सिस्टम से बाहर की ओर लगने वाला प्रेशर, अगर वो दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो हम बोलेंगे कि मेरा जो सिस्टम है वो किस में है, तो वो मेरा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। बात समझ में आ रही है ना? तो कहने का मतलब है, समझने की कोशिश कीजिए, हम क्या बोलें कि अगर मेरा कोई सिस्टम है, अगर मेरा ये कोई सिस्टम है, ठीक है ना, हम आपको बताए थे सिस्टम का मतलब हम क्या बोलेंगे कि एनी रीजन इन स्पेस एट विच आवर स्टडी इज फोकस, क्लियर है ना, उसको हम सिस्टम बोल सकते हैं। हम ये भी बताए थे कि सिस्टम हैविंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मास विच इज बाउंडेड बाय अ सर्टेन बाउंड्री, उसको हम सिस्टम बोलते हैं। तो सपोज दैट कि ये मेरा कोई सिस्टम है, क्लियर है ना, अगर ये मेरा कोई सिस्टम है तो हम पहले तो आपको बताएं कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब सिस्टम का टेम्परेचर और सिस्टम के बाहर मेरा क्या होता है, सराउंडिंग होता है। तो सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर इक्वल हो जाए तो हम बोलेंगे कि मेरा जो सिस्टम है वो किस में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, क्लियर है। सिमिलरली मान लिया जाए कि इस सिस्टम में कोई गैस है, इस सिस्टम में क्या है, कोई गैस है, ठीक है ना, तो एक गैस क्या करेगा, तो सिस्टम के बाल पे कुछ आपका प्रेशर है ना या फोर्स आपको क्या करेगा, एग्जर्ट करेगा, क्लियर ना। अब इस सिस्टम के बाहर भी मतलब नहीं कुछ है तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है ना, और कुछ एक्सटर्नल प्रेशर भी हो सकता है ना, अदर देन आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कुछ हो सकता है ना। तो एक प्रेशर जो सिस्टम के अंदर लग रहा है, बात समझ में आ रही है? समझने का कोशिश कीजिए, हम फिर से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मान लिया जाए कि ये आपका सिस्टम है, अब इसमें आपका गैस है सिस्टम में, तो एक गैस क्या करेगा, तो ये जो है ये सरफेस वॉल ऑफ सरफेस पे क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा या फोर्स लगाएगा। दूसरा क्या होगा कि एक्सटर्नल प्रेशर इस पे एक्ट करेगा, जैसा कि हम बोले कोई प्रेशर एक्स्ट्रा नहीं हो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा इसके ऊपर, इसके बाहर, सिस्टम के बाहर, ये मेरा क्या है, सिस्टम है, ठीक है ना। तो इसके बाहर जो है आपका कोई अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर एक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा, क्लियर ना। और अगर ये दोनों प्रेशर का वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए, मतलब सिस्टम के अंदर गैस के कारण जो प्रेशर बाहर की ओर लग रहा है और एक्सटर्नल प्रेशर जो सिस्टम के ऊपर लग रहा है ना, दोनों डायरेक्शन अपोजिट है, और अगर दोनों प्रेशर का वैल्यू सेम हो जाए या फिर फोर्सेस का वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो हम ये बोल सकते हैं कि मेरा जो सिस्टम है वो किस में रहेगा, एक मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में रहेगा, क्लियर है ना। इसलिए हम आपको लिख भी दिए हैं कि इक्वलिटी ऑफ फोर्सेस और प्रेशर। चलिए आइए थर्ड नंबर में हम बात करते हैं। थर्ड में क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, तो केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब हम समझते हैं इक्वलिटी ऑफ केमिकल पोटेंशियल। केमिकल पोटेंशियल, इक्वलिटी ऑफ केमिकल पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, तो जब केमिकल पोटेंशियल में हो जाता है तो वहां पे नो केमिकल रिएक्शन या रिएक्ट एट एनी पार्ट ऑफ द सिस्टम। बात समझ में आ रही है? जब आपका सिस्टम जो है ना वो इक्वलिटी ऑफ केमिकल पोटेंशियल में रहेगा तो वहां पे जो है वो नो केमिकल रिएक्ट, वहां पे कोई केमिकल रिएक्ट नहीं होगा एट एनी पार्ट ऑफ द सिस्टम। और इस कंडीशन में हम बोलेंगे कि मेरा जो सिस्टम है वो किस में है, केमिकल इक्विलिब्रियम में है। बात समझ में आ रही है? अब ये तीनों इक्विलिब्रियम अलग अलग नहीं, ऐसा नहीं कि पहले मैकेनिकल फिर थर्मल फिर केमिकल, नहीं, ये तीनों इक्विलिब्रियम अगर एक साथ एग्जिस्ट करता है ना, फिर से हम बोल रहे हैं कि ये तीनों इक्विलिब्रियम कौन कौन, थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम अगर एक साथ एग्जिस्ट करता है तब हम बोलेंगे कि मेरा जो सिस्टम है वो किस में है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। क्लियर है? इससे नो हम आपको सारे कुछ एक्सप्लेन भी कर दिए है ना। तो एक बेसिक आपका टॉपिक्स था जो आपको जानना था, थर्मल इक्विलिब्रियम। क्लियर? सिमिलरली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग को जानना है, दैट इज माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक अप्रोच ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब इस समझिए थोड़ा सा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। एक्चुअली जनरली जो है इसको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होता है ना, लेकिन हम आपको बहुत इजी लैंग्वेज में और इजी वे में समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या हुआ, आपको यहां समझ में आ रहा होगा कि एक मैक्रोस्कोपिक और एक क्या है, मैक्रो, एक माइक्रोस्कोपिक और एक मैक्रोस्कोपिक अप्रोच है। मतलब
कि थर्मोडायनामिक्स में, है ना, जनरली थर्मोडायनामिक्स हम नहीं बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी मैटर को एनालाइज करने का हमारा दो अप्रोच होता है। कितना अप्रोच होता है? दो अप्रोच होता है। कौन कौन? एक माइक्रोस्कोपिक अप्रोच और दूसरा मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। क्लियर है ना? अब ये दोनों में अंतर क्या होता है? तो बस अंतर बहुत सिंपल है, समझिए आप क्या अंतर है, बहुत बेसिक अंतर है। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में वो ऐसा अप्रोच है कि हम किसी मैटर के मॉलिक्यूल्स लेवल पे जाके हम उसको अप्रोच कर सकते हैं, उसका स्टडी कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? फिर से समझिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि माइक्रोस्कोपिक अप्रोच जो है, इसमें हम किसी भी मैटर के बिहेवियर को, उसके मोलिकुलर बिहेवियर को हम स्टडी कर सकते हैं, हम एनालाइज कर सकते हैं, हम कंसीडरेशन कर सकते हैं उस पे जाकर के। बात समझ में आ रही है ना? तो अगर हम किसी मोलिकुलर लेवल पे जाकर के, हम यहाँ पे आपको लिखा भी दिए हैं कि इन माइक्रोस्कोपिक अप्रोच द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल मोलिक्यूल्स आर टेकन इनटू कंसीडरेशन। मतलब क्या? कि उसके मोलिकुलर बिहेवियर को हम अगर, है ना, कंसीडर कर पा रहे हैं, तब हम उसको बोलते हैं कि ये मेरा किस तरह का अप्रोच है, ये मेरा माइक्रोस्कोपिक अप्रोच है। और एक पॉइंट हम लास्ट में और लिखा दिए हैं कि दिस अप्रोच इज आल्सो नोन एज स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स, है ना, इस अप्रोच को हम दूसरा नाम क्या देते हैं? तो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब है कि दो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट क्या? कि माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में हम इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर का कंसीडरेशन हम स्टडी करते हैं। बात समझ में आ रही है? और दूसरा पॉइंट इसमें क्या ध्यान रखना है कि इसको हम स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? ये तो हो गया माइक्रोस्कोपिक। अब मैक्रोस्कोपिक क्या है? तो माइक्रोस्कोपिक में जस्ट इसके उल्टा है, समझो आप, याद रखने के लिए कि इसके मोलिकुलर बिहेवियर को हम कंसीडर करते हैं। उसमें हम माइक्रोस्कोपिक में हम मोलिकुलर बिहेवियर लेवल पे जाकर के उसके बिहेवियर का कंसीडरेशन, उसके बिहेवियर का एनालाइज, उसके बिहेवियर का स्टडी हम नहीं कर सकते। तो हम उसमें कैसे करते हैं? तो उसमें हम एक एवरेज वैल्यू को लेकर, एवरेज मोलिक्यूल्स को लेकर हम स्टडी करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हो, ठीक है ना, कि मान लिया हम चावल बनाते हैं। अभी तो मान लिया कुकर में बना लेते हैं, हम लोग गांव में क्या करते थे? तो एक ओपन पॉट में चावल बनाते थे, है ना। तो जब चावल को हम लोग चेक करते थे कि ये पूरा कंप्लीटली तरह से डिजॉल्व, मतलब मेरा तैयार हो गया है कि नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं? किसी दो दाने को लेकर चेक कर लेते हैं, है ना। और वो दो दाना अगर हम देखते हैं कि अगर सही से मेरा बन चुका है, पक चुका है, तो हम बोलते हैं कि मेरा रेडी है। बात समझ में आ रही है? तो हम क्या कर रहे हैं कि हर एक मॉलिक्यूल्स को हम चेक नहीं कर रहे हैं, एक एवरेज वैल्यू को हम चेक कर पा रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि जो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच होता है, इस अप्रोच में हम लोग क्या करते हैं कि एवरेज मॉलिक्यूल्स बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं। इसलिए हम आपको डिफिनेशन भी लिखा दिए कि इन माइक्रोस्कोपिक अप्रोच individual molecular behavior is not taken, but the average behavior of molecules is taken into consideration. This approach is also known as क्लासिकल अप्रोच, है ना, या क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स। क्लियर है ना? तो कहने का मतलब है कि जिस तरह हम इस अप्रोच को स्टैटिकल अप्रोच बोल सकते हैं, उसी तरह हम इस अप्रोच को क्या बोलते हैं? क्लासिकल अप्रोच बोलते हैं। अब थोड़ा सा आप और समझने का कोशिश कीजिएगा, है ना। हम थोड़ा सा आपको एक पॉइंट और समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, है ना, कि हम लोग जो पूरे थर्मोडायनामिक्स में जो स्टडी करेंगे, जो पूरे थर्मोडायनामिक्स में हम स्टडी करेंगे, वो किस अप्रोच को हम लोग स्टडी करेंगे, किस अप्रोच में करेंगे? दैट इज क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा क्यों, हम आपको डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पे।
हम जो है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में स्टडी नहीं करेंगे थर्मोडायनामिक्स को। थर्मोडायनामिक्स को हम किस अप्रोच में करेंगे? माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में। मतलब क्या? क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स के अप्रोच में हम लोग स्टडी करेंगे। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब हम लोग यहाँ पे क्या स्टडी करेंगे? तो हम लोग देखे थे, आपको लास्ट क्लास में बताए थे कि हम प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम में क्या है? टेम्परेचर है, प्रेशर है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं इसके। क्लियर है ना? तो कहने का मतलब ये हुआ, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। दोनों में हम आपको अंतर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मान लिया जाए कि कोई कंटेनर है, सपोज दैट कि कोई कंटेनर है, सपोज दैट कि कोई कंटेनर है, ठीक है ना। अब इस कंटेनर में कुछ गैस आपका है ना। इस कंटेनर में आपका कुछ गैस है। बात समझ में आ रही? क्लियर है? सपोज दैट कि ये मेरा सिस्टम है। आप सपोज दैट कि एक पिस्टन आप लगा चुके हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये आपका पिस्टन है। क्लियर? अब ये जो गैस है, आपका जो गैस है इस सिस्टम, इस कंटेनर के अंदर जो आपका गैस है ना, एक गैस क्या करेगा? ध्यान दीजिए यहाँ पे, समझिए, समझने की कोशिश कीजिए कि मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक में क्या डिफरेंस है। क्लियर है ना? मतलब क्या कि स्टैटिकल थर्मोडायनामिक्स और क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स में क्या डिफरेंस है, कैसे इसको समझेंगे। ध्यान दीजिए, आप समझिए थोड़ा सा। हम बोल रहे हैं कि जनरली जब हम यहाँ पे आपको थर्मोडायनामिक्स में स्टडी करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो गैस है, एक गैस जो है ये पिस्टन पे, है ना, कुछ प्रेशर क्या कर रहा है? एग्जर्ट कर रहा है। या फिर हम बोल सकते हैं कि ये सरफेस बाल पे क्या लगा रहा है? कुछ प्रेशर को एक्ट कर रहा है। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब क्या हुआ? ध्यान दीजिए यहाँ पे, समझिए कि ये प्रेशर जो सरफेस पे या पिस्टन पे जो लगा रहा है, हम इसके बारे में स्टडी करेंगे थर्मोडायनामिक्स में। हम ये उसमें जानने का कोशिश नहीं करेंगे कि ये प्रेशर क्यों डिफाइंड हो रहा है। अगर हम ये जानने की कोशिश कर दिए कि ये प्रेशर डिफाइंड क्यों हो रहा है, जो यहाँ पे प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, ये प्रेशर क्यों डिफाइंड हो रहा है, तब हम समझिए कहां चले जाएंगे? हम चले जाएंगे स्टैटिकल थर्मोडायनामिक्स में। मतलब क्या? माइक्रोस्कोपिक में। लेकिन हम यहाँ पे हम उसकी बात नहीं करेंगे। हम क्या बोलेंगे? हम सिंपल बोलेंगे। जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन में आएगा यहाँ पे इस तरह का कॉन्सेप्ट, हम बोलेंगे कुछ अमाउंट ऑफ प्रेशर यहाँ पे एग्जर्ट कर रहा है। तो ये जो प्रेशर की हम बात कर रहे हैं, ये आपका मेरा क्या हो गया? ये हो गया मेरा क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स। और ये प्रेशर क्यों डिफाइंड हुआ, क्यों यहाँ पे प्रेशर लग रहा है, अगर हम इसकी बात करने लगेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं उसको? स्टैटिकल थर्मोडायनामिक्स। मतलब क्या? माइक्रोस्कोपिक। तो हम क्या बोले कि गैस के मोलिकुल्स के मूवमेंट, मोलिकुल्स, है ना, मोलिकुलर बिहेवियर। बात समझ में आ रही है ना कि अगर हम इंडिविजुअल मोलिकुलर बिहेवियर को कंसीडर करते हैं तब हम बोलेंगे क्या? स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स। मतलब क्या? माइक्रोस्कोपिक। और उसके कारण जो डिफाइंड हुआ प्रेशर, अगर हम इस सिर्फ प्रेशर की बात करें, अभी प्रेशर को हम ये नहीं डिफाइन बोलते हैं कि इस पॉइंट का प्रेशर कितना अलग है, इस पॉइंट का प्रेशर अलग है, ऐसा नहीं। ये सारे पॉइंट का प्रेशर क्या मानते हैं? सेम मानते हैं। तो ये क्या हो गया? ये किसी एक पॉइंट का हम प्रेशर नहीं है ना, ये क्या हम मान रहे हैं कि ये पूरे हर एक पॉइंट पे रहने वाला प्रेशर क्या है? आपका सेम है। तो ये क्या है? प्रेशर जो एक आपका प्रॉपर्टीज हुआ उसका हम एवरेज वैल्यू ले रहे हैं, इंडिविजुअल हम वैल्यू नहीं ले रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो जब हम एवरेज की बात करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जब हम एवरेज बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जब हम बात करेंगे तब मेरा क्या कहलाएगा? क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स। मतलब क्या? माइक्रोस्कोपिक। और अगर हम इंडिविजुअल की बात करेंगे, अगर हम इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो ये मेरा क्या कहलाएगा? माइक्रोस्कोपिक कहलाएगा। मतलब क्या? स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स कहलाएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो एक थोड़ा सा पॉइंट था आपका, दो पॉइंट था। एक आपको थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम के बारे में हम जानना चाह रहे थे, और दूसरा क्या? है ना, माइक्रो एंड मैक्रो
अप्रोच, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच के बारे में हम जानना चाह रहे थे, ठीक है ना। तो ये 2 पॉइंट हम आपको डिस्कस किए हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट हम इसके बाद आपको डिस्कस करेंगे, है ना, जिसमें बहुत तरह का पॉइंट हम आपको मेनली जो है वो प्रोसेस के बारे में हम आपको बात करेंगे कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, ये सारे पॉइंट हम करेंगे इसके बाद। ओके, थैंक यू।